नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश भाटी उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की विचारधाराओं के बारे में। अभिप्रेरणा की विचारधाराओं में बहुत सारी अभिप्रेरणा की विचारधाराएं हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं मास्लो की विचारधारा, हर्ट्जबर्ग की विचारधारा, जिसके अंतर्गत जो विचारधाराएं दी गई है, यानी अभिप्रेरणा की जो विचारधाराएं है विद्यार्थियों, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विचारधारा है मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा। यह विचारधारा क्या कहती है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका बेस क्या है, वो हम आज समझेंगे। अभिप्रेरणा, अगर हम बात करें इस विचारधारा में अभिप्रेरणा की, तो मास्लो ने कहा विद्यार्थियों, यहां पर इस विचारधारा के अंतर्गत कि मास्लो ने कहा गया है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो अनंत होती है। मास्लो ने कहा मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, लेकिन इन आवश्यकताओं को कैसे विभाजित किया जाए, कैसे समझा जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को जान सकता है। तो विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे किसके बारे में? मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा की। तो बिल्कुल हमें क्या करना है, एकाग्रता से बिल्कुल इस टॉपिक को समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। तो देखिए, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मास्लो की। यह है अब्राहम एच मास्लो। ठीक है, अब्राहम एच मास्लो में 1943 में 1943 में विद्यार्थियों एक विचारधारा दी है। उस विचारधारा का नाम मैंने आपको बताया, आवश्यकता क्रमबद्धता की विचारधारा। यह विचारधारा विद्यार्थियों क्रम के आधार पर निर्धारित की गई है। मास्लो ने कहा मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है? अनंत होती है, लेकिन इन अनंत आवश्यकताओं को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। वो 5 भाग कौन से हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो कौन से हैं विद्यार्थियों, हमें समझना है। तो सबसे पहले अब्राहम एच मास्लो की बात करें तो अब्राहम एच मास्लो ने 1943 में 1943 में एक विचारधारा का प्रतिपादन किया, और उस विचारधारा का प्रतिपादन जो किया गया उसका नाम आवश्यकता क्रमबद्धता की विचारधारा है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है मास्लो के द्वारा प्रतिपादित। तो विद्यार्थियों, हमें पता होना चाहिए अब्राहम एच मास्लो, अब्राहम एच मास्लो, इन्होंने 1943 में 1943 में किस विचारधारा का प्रतिपादन किया है? आवश्यकता क्रमबद्धता की विचारधारा। 1943 में आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मास्लो ने क्या कहा? इस विचारधारा को हम समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना है, अगर हम बात करें, अगर मैं ये कहूं किसी प्यासे को किसकी आवश्यकता होगी, ध्यान रखिए, किसी प्यासे को किसकी आवश्यकता होगी, तो सबसे पहला आपका उत्तर होगा सर, प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता क्यों होती है, यह कब होती है, तो वो उन्होंने समझाने की कोशिश की है। कोई भी व्यक्ति क्रियाशील कब होता है, ध्यान से समझना, कोई भी व्यक्ति क्रियाशील कब होता है? जब उसकी आवश्यकता जागृत होती है। आवश्यकता जागृत कब होती है? जब वो क्रियाशील होता है। दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है, समझना। अब इन आवश्यकताओं में सबसे पहली कौन सी आवश्यकता है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो इन अनंत आवश्यकताओं को 5 भागों में कैसे बांटा है और किस तरह से बांटा है उसको हमें समझना है। और कौन सी आवश्यकता क्रियाशील कब होती है, तो सीधा सीधा कंसेप्ट अगर आपसे पूछा जाए मास्लो की आवश्यकता किस तरह की आवश्यकता है, तो ध्यान रखना है क्रियाशील आवश्यकता है। कैसे? मैंने कहा यदि किसी व्यक्ति को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, सबसे पहली उसकी आवश्यकता होगी विद्यार्थियों उसकी प्यास, उसकी भूख। वो अपने शरीर की पूर्ति करना चाहेगा, न कि अपनी सुरक्षात्मक आवश्यकता की ओर अग्रसित होगा।
अच्छे से समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट से उठाने की कोशिश करना, बेस क्लियर करना है हमें, ध्यान रखना। तो यहां सबसे पहला यदि प्रश्न कहीं भी पूछा जाता है तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है, प्रतिपादन कब हुआ? 1943 में आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। क्लियर हो रही है बात? यस सर। तो देखिए अब हम बात करेंगे मास्लो के द्वारा दी गई, प्रतिपादित की गई उन आवश्यकताओं के बारे में, और बिल्कुल एकाग्रता से इसको क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता की विचारधारा। मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा क्या कहती है? सिंपल कंसेप्ट। क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति क्रियाशील कब होता है? जब उसे किसी की आवश्यकता होती है, या आवश्यकता के आधार पर क्रियाशील होना। मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, तो सीधा सीधा उत्तर यह होगा पानी पी लीजिए सर। क्यों? क्योंकि यहां मेरी जो भूख या मेरी प्यास है वो मुझे क्रियाशील बनाएगी, वो मुझे एक्टिव करेगी। सीधा मेरी आवश्यकता क्या है, वो सबसे पहला मोटिव, यानी सबसे पहला कभी भी किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरणा कब मिलती है? जब उसे किसी की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, सीधा कंसेप्ट है यहां पर। सबसे पहली आवश्यकता, देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता और तीसरी आवश्यकता, मास्लो के अनुसार इन तीन आवश्यकताओं को क्या कहा गया है? निम्न स्तरीय आवश्यकता कहा गया है। ध्यान रखना, इन तीन आवश्यकताओं को क्या कहा गया है? निम्न स्तरीय आवश्यकता कहा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बेस हमारा होना चाहिए सबसे पहला। ठीक है, तो ये तीन आवश्यकताएं क्या है? निम्न स्तरीय है। अब हम बात करेंगे ऊपर वाली दो आवश्यकताओं को। ठीक है, दो आवश्यकताओं में उन्होंने किसको समझाने की कोशिश की है? यहां पर अहंकार की आवश्यकता और आत्मविकास की आवश्यकता। ये दो आवश्यकताएं विद्यार्थियों उच्च स्तरीय आवश्यकताएं होती हैं। क्यों? उसको भी हमें समझना है। तो पहले ही हमने समझा निम्न और उच्च के बारे में। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, तो विद्यार्थियों में ध्यान देना है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर किसकी आवश्यकता के बारे में? शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता वह आवश्यकता होती है जो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती है। किसने कहा? मास्लो ने। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन इन शारीरिक आवश्यकताओं पर निर्भर है। मनुष्य का जीवन इन शारीरिक आवश्यकताओं पर निर्भर है। कौन सी आवश्यकता सर? वे आवश्यकता है जो प्राथमिक होगी, जो प्रथम रखी जाएगी, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य अगर हम बात करें किसी भी आवश्यकता को अगर पहले ले, लेकिन उससे पहले मास्लो ने जो आवश्यकता रखी है वो उन्होंने कहा है सर्वप्रथम क्या होना चाहिए मनुष्य के पास? रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये कैसे जागृत होती? देखिए इसका बेस समझना, रोटी, कपड़ा और मकान की यदि मैं बात करता हूं, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता उसे क्रियाशील बनाती है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्रियाशील आवश्यकता कौन सी है, तो एक्टिव जो आवश्यकता है वो है, यहां पर ध्यान रखना, मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता। उन्होंने प्रत्येक आवश्यकताएं, ठीक है, मैंने क्या कहा शुरुआत में, मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं होती है। इन अनंत आवश्यकताओं को 5 भागों में विभाजित किया है, और ये 5 भाग ही एक के बाद क्रमबद्ध रूप में चलते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है क्रमबद्ध आवश्यकता। क्या कहा गया विद्यार्थियों? क्रमबद्ध आवश्यकता। यानी मनुष्य की जब एक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, ठीक है, तब मनुष्य को दूसरी आवश्यकता उसे अभिप्रेरित करती है। सीधा कंसेप्ट है, सीधा उत्तर है, यदि मनुष्य रोटी, कपड़ा और मकान से संतुष्ट हो जाता है, अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा कर लेता है, उसके पश्चात उसकी दूसरी आवश्यकता जागृत होती है। वो कौन सी है विद्यार्थियों? ध्यान रखना है, सुरक्षात्मक आवश्यकता। सुरक्षात्मक आवश्यकता क्या है? सबसे पहले हमने बात की यहां पर कौन सी आवश्यकता की विद्यार्थियों? हमने बात की यहां पर शारीरिक आवश्यकता की। यह शारीरिक आवश्यकता किस नाम से भी जानी जाती है? प्राथमिक आवश्यकता के नाम से भी जानी जाती है, प्राथमिक आवश्यकता। तो हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों,
यदि प्रश्न पूछा जाता है मास्लो के अनुसार प्राथमिक आवश्यकता कौन है, तो बताना है मास्लो के अनुसार प्राथमिक आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता है। कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता। और क्या है? बता दिया गया। अब यह आवश्यकता कैसे पूरी होगी इसका भी हम कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन पहले हम इन सब पॉइंट को समझ लेते हैं। क्लियर हो रही है? तो यहां पर मैंने बताया शारीरिक आवश्यकता के बारे में। क्या होती है? यह वह आवश्यकता होती है जो प्राथमिक आवश्यकता होती है। प्राथमिक आवश्यकता कौन सी होती है मनुष्य को? जो मनुष्य के जीवन को, यानी अगर हम बात करें, ये सबसे प्रभावशाली आवश्यकता होती है। ये भी प्रश्न है, सबसे प्रभावशाली आवश्यकता कौन सी है? ध्यान रखना, शारीरिक आवश्यकता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी ये किसी भी व्यक्ति को। समझ में आ रही है मेरी बात? जब एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन उसे मिल जाता है, जब उस व्यक्ति को कपड़े मिल जाते हैं तो वह अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करता है। उसके पश्चात दूसरी आवश्यकता होती है सुरक्षात्मक आवश्यकता। सुरक्षात्मक आवश्यकता विद्यार्थियों वो आवश्यकता होती है, तो यहां ध्यान रखना है कौन सी आवश्यकता? वे आवश्यकताएं सुरक्षात्मक आवश्यकता होती है जिसमें मनुष्य अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। कैसे? इसका बेस क्या है? किस तरह से मनुष्य अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है? यदि हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, यानी रोटी, कपड़ा, मकान पूरा कर लेता है, तो उसकी जो दूसरी आवश्यकता है सुरक्षात्मक आवश्यकता, वो उसे अभिप्रेरित करेगी। ठीक है? लिए ये आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी? तो मैंने बताया, यहां पर बताता हूं, यहां पर मैं ये आवश्यकता मनुष्य की वेतन के माध्यम से मैं कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्या करता है? वेतन प्राप्त करता है, तो वहां पर वो आवश्यकता उसकी पूरी हो सकती है। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही शारीरिक आवश्यकता पूरी हुई तो सुरक्षात्मक आवश्यकता उस व्यक्ति को अभिप्रेरित करेगी। कैसे अभिप्रेरित करेगी? तो मैंने बताया, वे आवश्यकताएं जो जिसमें मनुष्य अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। तो सोचिए विद्यार्थियों, कौन सी आवश्यकताएं हो सकती है? तो ध्यान रखना है, वे आवश्यकताएं अगर हम कहें तो बीमा, आजीवन स्थायी योजना या आजीवन स्थायी रोजगार। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति को आजीवन रूप से रोजगार मिल जाता है तो वो अपने और अपने परिवार के लिए क्या कर सकता है? आजीवन रूप से स्थायी का एक स्रोत बन जाता है। यानी इसका मतलब सीधा सीधा है विद्यार्थियों, सुरक्षात्मक आवश्यकता किससे संबंधित होगी? मनुष्य के आजीवन रोजगार से संबंधित हो सकती है, मनुष्य के बीमा से संबंधित हो सकती है। मैंने क्या कहा? वह अपने स्वयं की सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, तो आजीवन रोजगार कह सकते हैं इसमें हम। ठीक है, दूसरी हम बात कर सकते हैं पेंशन की। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति भविष्य में चाहता है कि मुझे एक ऐसा आय मिले जिसके माध्यम से मैं अपने वृद्धावस्था को सुरक्षित कर सकूं। तो वृद्धावस्था को सुरक्षित करना भी सुरक्षात्मक आवश्यकता है। कब यह पूरी होगी? जब उसके पास पेंशन होगा, उसके पास बीमा क्या कर रहा है विद्यार्थियों? बीमा वह अपने आप को सुरक्षित रख रहा है और अपने परिवार के लिए क्या कर रहा है? एक आय के रूप में कह सकते हैं, अपने परिवार के भविष्य के लिए भी यह बहुत जरूरी होता है। तो यहां सीधा सीधा कंसेप्ट है, जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती है तो सुरक्षात्मक आवश्यकता उसे अभिप्रेरित करती है। और इन सुरक्षात्मक आवश्यकताओं में हमें ध्यान में रखना है कौन सी होगी विद्यार्थियों? यहां पर आजीवन रोजगार, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बीमा, पेंशन। ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर हो रही है बात? यस सर। तो इन आवश्यकताओं को हमें ध्यान में रखना है। अगला देखिए, जब सुरक्षात्मक आवश्यकता से वह संतुष्ट हो जाता है तो उसे अगली, यानी मास्लो ने सीधा कहा है, जब व्यक्ति किसी एक आवश्यकता से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है तो उसे दूसरी आवश्यकता अब अभिप्रेरित करेगी, वह आवश्यकता अब अभिप्रेरित नहीं कर पाएगी। ठीक है, यस सर, क्लियर हो रही है बात। अब यहां पर विद्यार्थियों में क्या ध्यान देना है? सामाजिक आवश्यकता क्या है? सामाजिक आवश्यकता वे आवश्यकताएं होती है जब मनुष्य शारीरिक और सुरक्षात्मक आवश्यकता पूरी कर देता है तो वह यह सोचता है कि मैं अब समाज की या समाज मुझे जाने या समाज को मैं पहचान सकूं, वो आवश्यकताएं होती है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं विद्यार्थियों अगर हम कहें स्नेह, अपनत्व और प्यार या मित्रता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति
जिस व्यक्ति ने अपने शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिस व्यक्ति ने अपनी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी कर ली है, आजीवन स्थायी रोजगार मिल गया है, उसे आजीवन रोजगार है, बीमा मिल चुका है, पेंशन मिल चुका है, तो वह व्यक्ति सबसे पहले अब यह सोचेगा कि अब मैं बहुत खुश हूं इससे, अब मुझे अगली आवश्यकता कौन सी प्रेरित कर रही है? सामाजिक आवश्यकता, स्नेह और अपनत्व की और मित्रता की आवश्यकता। वह व्यक्ति चाहता है समाज उसे जाने, समाज को मैं जानूं और अपने आप को, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के लिए, समाज के द्वारा वह विभिन्न प्रकार के कार्य में सम्मिलित होना चाहता है। ठीक है, तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है। जब मनुष्य कौन सी आवश्यकता पूरी कर लेता है? यहां पर सुरक्षात्मक आवश्यकता। किसने कहा है? मास्लो ने कहा है। तो ध्यान रखना है, यह आवश्यकताएं अगर हम अपने बेस पर भी देखें तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है आलोचनाएं नहीं हुई है इन आवश्यकताओं की, हुई है, लेकिन विद्यार्थियों मास्लो की जो थ्योरी है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और प्रश्न भी अच्छे बनते हैं, इसमें ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है सुरक्षात्मक आवश्यकता से संबंधित कौन से बातें इसमें शामिल होती है, कौन सी बातों को शामिल किया जाता है या कौन सी होती है सुरक्षात्मक? तो पता होना चाहिए आजीवन रोजगार, बीमा और पेंशन जो होती है वो सुरक्षात्मक आवश्यकताएं होती है। क्लियर? अब यहां हम बात करते हैं सामाजिक आवश्यकताएं। तो मैंने क्या कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज उसे पहचानना चाहता है, समाज को वो पहचानना चाहता है, समाज उसे पहचाने तो वो सम्मान चाहता है समाज में। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो यहां कौन सी विद्यार्थियों आवश्यकता होगी? स्नेह, अपनत्व, प्यार, मित्रता, ये आवश्यकताएं क्या होती है? उससे संबंधित होती हैं। देखिए इसका एक पॉइंट हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके पश्चात एक और डायग्राम है जिससे संबंधित आपको दोनों ही बातें क्लियर हो जाएगी कि व्यक्तिगत रूप से उसका क्या उदाहरण हो सकता है और संगठनिक रूप से उसका क्या उदाहरण हो सकता है। पहले यहां उसकी हम थ्योरी कंसेप्ट करते हैं। स्नेह, अपनत्व, प्यार और मित्रता। जब मनुष्य को यह मिल जाता है, देखिए विद्यार्थियों यहां इसका एक ऑपोजिट पॉइंट भी है। इसका एक ऑपोजिट पॉइंट यह है कि मनुष्य की आवश्यकता उसे क्रियाशील जरूर बनाएगी। क्लियर हो रही है यहां पर? तो इसका मतलब यह ध्यान रखना है, जब मनुष्य की आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो वो विरोधी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या नहीं मिल रहा है। देखना विद्यार्थियों, यदि किसी बच्चे को, एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं, यदि किसी बच्चे को प्यार या स्नेह, अपनत्व ना मिले तो वो क्या हो जाता है? एक विरोधी अपनत्व अपना लेता है। कहीं ना कहीं वो विरोध करता है किसी भी बात का। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि उसे स्नेह और प्यार और अपनत्व नहीं मिल रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? यस। तो यहां ये बात हमें क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। तो जब सामाजिक आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है, कौन सी आवश्यकता विद्यार्थियों? सामाजिक आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है, तो यहां पर कौन सी आवश्यकता होती है उसे जागृत करने के लिए? अहंकार की आवश्यकता, स्वाभिमान की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता। यहां पर विद्यार्थियों वहां उसे दो प्रकार की इसकी आवश्यकताओं को समझते हैं। एक होती है आत्मसम्मान, एक होता है दूसरे से सम्मान। वह व्यक्ति स्वयं से सम्मान यानी स्वयं के प्रति सम्मान चाहता है, दूसरों से भी वह सम्मान चाहता है। आत्मसम्मान भी चाहिए उसे, दूसरों से भी उसे सम्मान चाहिए, जन सम्मान चाहिए। यह कब होता है? स्वाभिमान की आवश्यकता के अंतर्गत। स्वाभिमान की आवश्यकताएं विद्यार्थियों कौन सी होती है? सीधा अगर हम बात करें, वे आवश्यकताएं जिसमें मनुष्य अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहता है। क्या करना चाहता है? महत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहता है। तो ये बात हमें क्या करनी है विद्यार्थियों? ध्यान देनी है। तो यहां ध्यान रखना है अहंकार या स्वाभिमान की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता है ये? स्वाभिमान की आवश्यकता। ठीक है, स्वाभिमान की आवश्यकता की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण सिद्ध करने का मतलब क्या हुआ? महत्वपूर्ण सिद्ध करने का मतलब विद्यार्थियों जिस संस्था या संगठन में वह कार्य करता है वहां पर वो पद और क्या चाहता है विद्यार्थियों? प्रतिष्ठा चाहता है, मान सम्मान चाहता है। जिस संगठन में वो कार्य करता है स्वाभिमान चाहता है और वो अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करेगा। महत्वपूर्णता सिद्ध कब होती है? जब व्यक्ति में क्या होती है? यहां पर वो आवश्यकता है उसे अभिप्रेरित करती है। अहंकार की आवश्यकता है, स्वाभिमान की आवश्यकता है। ये ऐसी आवश्यकताएं है विद्यार्थियों यहां पर उच्च स्तर की आवश्यकता के रूप में इसे जाना जाता है। अगर हम आत्मविकास की बात करें, आत्मसंतुष्टि की बात करें, तो ये भी एक तरह से कौन सी आवश्यकताएं है विद्यार्थियों? यहां हमें ध्यान रखना है उच्च स्तर की है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, यहां पर क्या समझाने की कोशिश की है? ये तीन जो आवश्यकताएं होती है विद्यार्थियों, ये निम्न स्तर के अंतर्गत आती है।
किस तरह से अभिप्रेरित, देखिए प्रत्येक व्यक्ति की, अगर मैं ये कहूं प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। ये 3 आवश्यकताएं जो बेस जो है वो जरूर पूरा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं जो है जिसे क्या होता है पूरा करने में समय लगता है। अब जब उसकी सामाजिक आवश्यकता पूरी होगी तब उसे स्वाभिमान की आवश्यकता क्या करेगी, अभिप्रेरित करेगी। अब ये स्वाभिमान की आवश्यकता मैंने बताया, क्या बताया विद्यार्थियों, जिसमें संस्था के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत क्या करता है, वहां पर वह अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहता है, कहीं ना कहीं उसे पद और मान सम्मान वो चाहता है। इससे उसका क्या होता है, स्वाभिमान की आवश्यकता से वो क्या कर रहा है, अभिप्रेरित हो रहा है यहां पर। तो ध्यान रखना है ये आवश्यकता है विद्यार्थियों विशिष्ट व्यक्तियों की पूरी हो सकती है। तो ध्यान रखना यहां पर, क्योंकि वहां हमें कहीं ना कहीं इन आवश्यकताओं में काफी व्यक्तियों को असफलताएं हासिल हो सकती है। जब हम आत्मविकास की बात करेंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है वो भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर सीधा सीधा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। रोटी यहां पर सबसे पहले आपके पास शारीरिक आवश्यकता के रूप में कैसे आप क्रियाशील होते हैं, जब शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और अहंकार की आवश्यकता, ये आवश्यकताएं क्या करती है विद्यार्थियों, अगर किसी मनुष्य की पूरी हो जाती है तो वहां पर वो आत्मविकास की आवश्यकता क्या करता है, प्रेरित होता है। सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविकास की आवश्यकता वे आवश्यकताएं होती है जिसमें व्यक्ति जो बनना चाहता है वह बन सकता है। इसका मतलब इस आवश्यकता में मनुष्य की छिपी हुई, दबी हुई क्षमताओं को बाहर निकालना होता है। अगर किसी व्यक्ति में वो क्षमता है कि वह बन सकता है, जो बनना चाहता है, तो आत्मविकास की एक ऐसी आवश्यकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई, दबी हुई क्षमताओं को क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो यहां पर कौन सी है, आत्मविकास की आवश्यकता। तो हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, आत्मविकास की आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं होती है और सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकताएं होती है, और यह अंतिम आवश्यकता है जब यहां पर अहंकार, स्वाभिमान, यानी यहां उसने अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध कर लिया है, उसने अपने संस्था में पद प्रतिष्ठा पा ली है, तो उसके पश्चात उसकी जो अगली विद्यार्थियों जो होती है, तो ध्यान रखना है कौन सी होती है, आत्मविकास की आवश्यकता। क्या होती है, सीधा सीधा कंसेप्ट। एक मास्टर ने बहुत अच्छी बात कही है, किसी संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, किसी कलाकार को पेंट करना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत जो खुशी छुपी हुई है, जो दबी हुई क्षमताएं है, उसको बाहर निकालना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है और वो खुश रह सकता है। जब व्यक्ति खुश रहता है तो समझना विद्यार्थियों कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मविकास की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, सीधा सीधा कंसेप्ट है आत्मविकास की आवश्यकता, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वह आवश्यकता है जो मनुष्य छिपी हुई, दबी हुई क्षमता को बाहर निकालता है और जो वह बनना चाहता है वह बन सकता है, वह होती है आत्मविकास की आवश्यकता। सीधे से कंसेप्ट में समझ में आ रही होगी। तो ये 5 आवश्यकताएं मास्लो के द्वारा जो दी गई है विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना इन 5 आवश्यकताओं को अगर हमने देखा है तो इसका बेस हमने अच्छे से समझ लिया होगा। क्लियर हो रही है बात? यस सर, क्लियर हो रही है। तो किस तरह से समझा इसका बेस, तो यहां पर विद्यार्थियों में ध्यान रखना है, ये बेस हमें ध्यान में रखना है। तो ये 3 जो आवश्यकताएं हैं, कौन सी आवश्यकताएं 3, ये है आपके निम्न स्तर की। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, 3 आवश्यकताएं कौन सी है, आपके निम्न स्तर की है, निम्न स्तरीय आवश्यकता। ठीक है, जब हम बात करेंगे विद्यार्थियों यहां पर अगली जो यहां पर देखिए, यहां पर जो 2 आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना, ये कौन सी है आपके ध्यान रखना है, ये होती है विद्यार्थियों उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। कौन सी होगी, उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। तो यहां पर क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा पॉइंट लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये बेस क्लियर होता है यहां पर। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां इस बेस में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, निम्न स्तर की आवश्यकता। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, निम्न स्तर की आवश्यकता की ओर चलते हैं, और निम्न स्तर की आवश्यकता है शारीरिक, सुरक्षा और सामाजिक। ये शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक, देखिए यहां पर शारीरिक आवश्यकता
कब अभिप्रेरित करती है? जब मनुष्य को एक ऐसी आवश्यकता की जरूरत होती है जिससे वह प्रेरित हो सके। जैसे मैंने कहा भूख, मैंने कहा प्यास, तो देखिए यहां पर शारीरिक आवश्यकता भूख को प्रेरित करेगी और इसी के आधार पर भूख में व्यक्ति क्या करता है विद्यार्थी, उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है? उसे आधारिक वेतन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? आधारिक वेतन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। जब ये आवश्यकता पूरी होती है तो मैंने बताया विद्यार्थियों आपको उसकी दूसरी आवश्यकता जागृत होती है, वो होती है सुरक्षात्मक आवश्यकता। मैंने कहा आजीवन रोजगार, तो व्यक्ति का देखिए यहां पर ऊपर लिखा हुआ है व्यक्तिगत उदाहरण और संगठनात्मक उदाहरण। यदि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति क्या चाहता है? भूख को पूरा करना चाहता है, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में कार्य करेगा और उसके माध्यम से वो वेतन की प्राप्ति करेगा। तो आधारित वेतन संगठनात्मक में है। प्रश्न बन सकता है संगठनात्मक उदाहरण के अंतर्गत आपको शारीरिक आवश्यकता का क्या उदाहरण हो सकता है? तो ध्यान रखना है आधारिक वेतन। उसके पश्चात विद्यार्थियों यहां पर सुरक्षात्मक जो आवश्यकताएं है, ठीक है, सुरक्षात्मक आवश्यकता विद्यार्थियों कहीं ना कहीं ये किसकी ओर लेकर जाएगी? आय का स्थायी स्रोत। मैंने आपको क्या बताया? आजीवन रोजगार। जब किसी व्यक्ति को आजीवन रोजगार मिल जाता है तो उसका आय का स्थायी स्रोत होता है, यानी वह चाहता है मेरी आय सुरक्षित रहे, वह चाहता है मेरा जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि मैं अपने के लिए यानी दूसरों के लिए यानी अपना जो है उनके पास उनके लिए, तो उनके लिए वो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है। जैसे मैंने बताया बीमा, क्या बताया विद्यार्थियों? बीमा। तो ये बात हमें समझनी है, आय का स्थायी स्रोत। जब आय का स्थायी स्रोत हो जाता है तो उसकी सीधी सीधी व्यक्तिगत उदाहरण के रूप में हम उसे समझ सकते हैं। लेकिन यदि संगठनात्मक उदाहरण को ले विद्यार्थियों तो उसके पश्चात वो चाहता है पेंशन। तो देखिए यहां पर इस सुरक्षात्मक आवश्यकता में व्यक्तिगत उदाहरण हमने सुरक्षात्मक बताया और न यहां पर हमने क्या बताने की कोशिश की है? यहां निवृत्ति का या फिर पेंशन, रिटायरमेंट के समय उसे एक योजना। क्लियर हो रही है? ये सुरक्षा होगी उसने अपनी वृद्धावस्था की, अपने जीवन की। विद्यार्थियों ध्यान देना यहां पर सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता विद्यार्थियों मैंने बताया था विद्यार्थियों आपको क्या सी? स्नेह और अपनत्व की आवश्यकता। किससे चाहता है? समाज से। समाज में कौन रहते हैं? उसके मित्र। तो देखिए व्यक्तिगत उदाहरण अगर हम दे तो उसके मित्र वहां पर सामाजिक आवश्यकता की उसकी पूर्ति कर सकते हैं। वो सामाजिक आवश्यकता को पूरा कर सकता है अपने मित्रता का संबंध निभाकर, अपने समाज के लिए कार्य कर कर। तो उसके पश्चात ये सामाजिक आवश्यकता उसे संगठनात्मक उदाहरण दे तो संगठन में कौन होते हैं? सहकर्मी। संगठन में कौन होते हैं विद्यार्थियों? सहकर्मी। तो सहकर्मियों के साथ उसका मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। व्यक्तिगत उदाहरण किससे संबंधित है? सामाजिक, समाज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी जहां वो रहता है। क्लियर? अब जब ये तीन आवश्यकताएं उसकी निम्न स्तर की पूरी हो जाती है, ठीक है, तो उसके पश्चात उसकी दो आवश्यकताएं उच्च स्तर की होती है, स्वाभिमान आवश्यकताएं और आत्मसंतुष्टि आवश्यकता। और इसी के साथ व्यक्तिगत जो उदाहरण है विद्यार्थियों वो क्या करता है? इसे प्रेरित करता है। उसके पश्चात संगठनात्मक उदाहरण उसे प्रेरित करता है। क्लियर हो रही है बात? कैसे इसे बेस को समझते हैं। स्वाभिमान की आवश्यकता है अहंकार की आवश्यकता। मनुष्य अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहता है, उसके अंतर्गत वो चाहता है प्रतिष्ठा। जहां व्यक्तिगत रूप में वो प्रतिष्ठा चाहता है, लेकिन अगर हम सहकर्मी के संगठनात्मक उदाहरण के बाद में पद, शीर्षक या विवरण चाहता है, वह चाहता है मैं जिस संस्था में काम करता हूं मुझे मान सम्मान मिले। तो ये संगठनात्मक उदाहरण अलग हम समझ सकते हैं और व्यक्तिगत उदाहरण को अलग से समझ सकते हैं। बेस हमारा अच्छा होना चाहिए। जब स्वाभिमान की आवश्यकता मनुष्य की पूरी हो जाती है विद्यार्थियों, वह आवश्यकता है जो हर व्यक्ति चाहता है। यानी मैंने क्या कहा? मास्टरों ने बहुत अच्छी बात बताई, फिर से दोहराने की कोशिश करता हूं। संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए विद्यार्थियों, कलाकार को पेंट करना चाहिए। जिस व्यक्ति में जो योग्यता है वो छिपी हुई योग्यता आपको बाहर निकालनी है। ये आपको बाहर निकालने की आवश्यकता है। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर, समझ में आ रही है। तो क्लियर करनी है एक एक पॉइंट को। आत्मसंतुष्टि, तो यहां पर मैंने क्या समझाने की कोशिश की? आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता कब आएगी? जब स्वाभिमान पूरा हो जाएगा, स्वाभिमान की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता वो किससे जुड़ी होती है? उसके स्वयं आत्मसंतुष्टि से जुड़ी होती है। तो सीधा सीधा यहां पर हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? यस सर, क्लियर हो गई। जब यह व्यक्तिगत उदाहरण संगठनात्मक से जुड़ रहा है तो यहां पर वह उद्देश्य की, यानी जिस संगठन में वो काम करता है उसका क्या उद्देश्य है, क्या वह बन गया है जो वह बनना चाहता है, तो ये बेस इसमें था। तो विद्यार्थियों आशा करता हूं
इस क्लास में आपको मास्लो की विचारधारा का कंसेप्ट समझ में आया होगा जो समझाया गया है। प्रश्न जहां से बन रहे हैं, जैसे मैंने कहा मास्लो की प्रथम 2 आवश्यकताएं, तो सीधा सीधा मास्लो की जो 2 प्रथम आवश्यकताएं यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बेस बताना है यहां प्रथम 2, न कि प्रथम 2। तो प्रथम 2 ये शारीरिक और सुरक्षात्मक, अंतिम 2 का पूछा जाता है तो स्वाभिमान और आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूं इस क्लास में आपको मास्लो की विचारधारा का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आशा अगली कक्षा में हम बात करेंगे बहुत ही एक और कंसेप्ट और एक अच्छी विचारधारा के साथ। तो विद्यार्थियों, इस क्लास में आनंद आया होगा आशा करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगली कक्षा में हम क्या विचारधारा लेकर आएंगे, बिल्कुल तो अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। सारे हमें क्या करनी है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।